Hello everyone, welcome to your favorite YouTube channel इमरान सर सक्सेस पॉइंट। आई एम योर मेंटोर इमरान खान। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब्जेक्ट शुरू करा था और उसमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। ठीक है ना, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी आज़ादी के पूर्व संध्या के पहले, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी थी, कुछ पॉइंट्स भी बताए थे हमने आपको। आज हम लोग शुरुआत करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने जब फर्स्ट लेक्चर सुना होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर हमें अपने देश की नेशनल इनकम निकालनी है तो कैसे निकलेगी, आपको अच्छी तरीके से याद है। हमारी जीडीपी ग्रोथ करनी चाहिए सही तरीके से, तो वो कैसे करेगी कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है, अगर वो तीनों मिलकर काम करेगा सही तरीके से, तब हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी और पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी कि हम लोग कोई भी यहाँ पर इंडस्ट्री लाएं। उन्हें ये मालूम था कि अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री लाएंगे और अगर इन लोगों ने इस चीज़ों को समझ लिया तो ये लोग तरक्की कर जाएंगे। उनके पीछे उनका मोटिव था, उनका ये मोटिव था कि मुझे अपनी कंट्री को सही तरीके से इस्टेब्लिश करना है। उन्हें ये नहीं था कि मुझे इंडिया को इस्टेब्लिश करना है, उनका एक मोटिव था कि मुझे किसको इस्टेब्लिश करना है, मुझे करना है अपने आप को, अपनी ब्रिटिश यानी ब्रिटेन को इस्टेब्लिश सही तरीके से करना है। तो उन लोगों ने बहुत सारे कदम उठाए जिससे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ना के बराबर था, मगर जो था, जैसे हम लोग बात करें हैंडीक्राफ्ट में, उसको वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन हासिल थी। उन्होंने उसको भी क्या कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पॉइंट भी लिखा हुआ है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अंग्रेजी शासनकाल में यानी ब्रिटिशर्स के समय पर डिक्लाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नीचे की तरफ आना, यानी हाथों से बनाई हुई चीज़ों की जो इंडस्ट्री थी वो नीचे की तरफ आने लगी। उसके जो पीछे था मोटिव था वो टू फोल्ड था। ठीक है, दो तरीके, उनके मन में दो चीज़ें थी। पहला, वो रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, कहाँ पर, ब्रिटेन में, और वहाँ से फिनिश्ड गुड कन्वर्ट कर कर भेजते थे। दो पॉइंट हो गए ना। इनका दो मेन ऑब्जेक्टिव था। क्या था कि यहाँ से हमें सामान जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करना है और वहाँ से सामान हमें क्या करना है, इंपोर्ट, जो फिनिश्ड गुड है वो इंपोर्ट करना है। अच्छा, उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव पूर्ण कर। भेदभाव यानी यार वो क्या कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। टैरिफ मतलब कर भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर। टैरिफ को मतलब भेदभावपूर्ण तरीके से वो कर लगा रहे थे, जिसका सीधा फायदा हमें ना होकर किसको होता था, ब्रिटिशर्स को होता था। देखिए हुआ क्या, जब उन लोगों ने फिनिश्ड गुड बनाकर भेजने लगे ब्रिटिशर्स, तो हमारे देश का जो मार्केट था, डोमेस्टिक मार्केट था, और वहाँ से फिनिश्ड गुड कन्वर्ट हो गया रहा, तो यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों को सामान सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा था, या जितना वो लोग बोल रहे थे उस हिसाब से हमें अपना सामान बेचना पड़ रहा था। तो ये जो कारण थे, ये हुआ हमारी डिक्लाइन, यानी नीचे की तरफ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का नीचे की तरफ आने का मेन रीज़न। दूसरा पॉइंट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसका क्या इफेक्ट पड़ा, यानी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो नीचे की तरफ आई, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि लोगों के पास से रोजगार जाने लगा। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि यहाँ से रॉ मटेरियल भेज रहे थे ब्रिटेन में, और वहाँ से क्या बना के भेज रहे थे, फिनिश्ड गुड कन्वर्ट करके भेज रहे थे। तो उससे क्या हुआ, यहाँ के जो लोगों के पास रोज़गार था वो रोज़गार पूरी तरीके से चला गया। अब जब रोज़गार चला गया तो भैया जब लोगों के पास रोज़ी रोटी नहीं आएगी, घर पे खाना नहीं होगा, तो देश कैसे तरक्की करेगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगी। तो यही मेन कारण था जीडीपी ना बढ़ने का। ठीक है ना,
बात समझ में, जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि यार इसका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का नीचे की तरफ आने का एक प्रभाव ये पड़ा कि वो लोग जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, हाथों से बनाई हुई चीज़ें बना रहे थे, वो लोग पूरी तरीके से क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। जब अनएम्प्लॉयड हो जाता है इंसान तो उसके पास क्या कह सकते हैं कि घर में खाने तक के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो पैसे से कुछ सामान खरीद सके। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति आ गई थी। मगर उनके पीछे जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि उनके पीछे जो ब्रिटिशर्स का जो मोटिव था, उनका यही था कि मुझे इंडिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी कंट्री को सही तरीके से इस्टेब्लिश करना है। चलिए फिर दूसरी बात आती है यहाँ पर, इसी की बात करूँ, अगर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो हमारा दूसरा कारण था कि भैया चलो एक तो रोजगार जा रहा है और दूसरा हमें क्या करना पड़ रहा था, सामान को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। वो भी कौन से सामान को, फिनिश्ड गुड को मतलब फिनिश्ड गुड को हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता था। वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वो क्या करते थे, फिनिश्ड गुड कन्वर्ट कर कर हमें देते थे। तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट तो पूरा ही चला गया। हाथों से बनाई हुई चीज़ों का एक जो मज़ा होता है बड़ा अलग होता है, ठीक है ना। जैसे अगर अपन लोग बात करें, बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, ओवन में खाना वगैरह बना लेते हैं, सब्जी वब्जी काटी ओवन में डाला बन गया। मगर आज अगर हम लोग बात करें, हम लोग अक्सर बात करते हैं भट्टा ककड़ियाँ वगैरह की, ठीक है। तो जो उस खाने में मज़ा है, तो उस खाने का मज़ा यार कह नहीं सकते हैं कि कितना लाजवाब होता है। तो वैसे हाथों से बनाई जो हुई चीज़ें होती हैं, उसका जो रेपुटेशन होती है उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पर छतरपुर के पास खजुराहो पड़ता है। खजुराहो में बहुत ही अच्छा सामान मिलता है हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बनाई हुई चीज़ों का, और जो फॉरेनर आते हैं वो बहुत उसको लाइक करते हैं, खरीदते हैं। तो उससे क्या है कि जो बाहर से फॉरेनर आते हैं, उधर पर वो लोग सामान को जब खरीदते हैं तो उनको वो अपने जब कंट्री में लेके जाते हैं तो वहाँ की कंट्री के लोग पूछते हैं कि यार ये कहाँ से लेके आए हो। तो हमारे प्रोडक्ट को क्या मिलती है, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन मिलती है। और इसी चीज़ को फॉरेनर ने जब वो शासन कर रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया था, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री में, यहाँ पर इंडस्ट्री भी लिख देता हूँ, यहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब होता था कि ऐसी इंडस्ट्री जो यहां पर मशीन मैन्युफैक्चरर करें, जिसके आधार पर हम यहां पर क्या कर सकें, सही तरीके से प्रोडक्शन कर पाएं। बात समझिएगा, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कमी थी। क्या थी यहाँ पर, कमी थी। कौन सी इंडस्ट्री की कमी थी, जो क्या करें, मशीनें बनाएं, टूल्स बनाएं, जिसके आधार पर हम क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें। उनका मेन मोटिव था, मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे कि उनका मेन मोटिव था कि मुझे अगर यहाँ पर मैं कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री लाऊंगा, मशीनें बनाऊंगा, अगर हमारे जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं अगर शायद वो इन्हें यूज़ करें तो शायद तरक्की कर सकते हैं। तो उन्हें हमें तो तरक्की करते हुए देखना ही नहीं था। वो तो ये सोच रहे थे कि ये लोग और नीचे चले जाएं। तो उन्होंने क्या करा, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की कमी थी। अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती तो शायद हम लोग उस समय तरक्की करते। मगर हाँ, 1907 में जमशेदपुर में टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी ने स्थापित करा। ये तो बहुत बात की बात है, मगर उसकी पहले अगर हम लोग बात करें, जब अंग्रेज़ हमारे देश में शासन कर रहे थे, ये तो 1907 की बात हुई ना, आज़ादी के 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ ना मैं तो, कि यार चलो आज़ादी के 40 साल पहले ही आई इंडस्ट्री सही से तरीके से। मगर अगर उसकी पहले की बात करें तो जो उन लोगों ने का कोई मोटिव नहीं था। वहाँ तो ब्रिटेन में मशीनें वगैरह थी, वो मशीनें वगैरह मैंने इसमें भी बताया है कि वो लोग यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाती थी, वहाँ पर मशीनों से प्रोडक्ट बनाती थी, ठीक है। एक यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मशीन मेड प्रोडक्ट बना देती थी। वो लोग क्या बना देती थी, मशीन मेड प्रोडक्ट बनाती थी, जिसका एक अलग वो लोग अलग तरीके से उसको मार्केट इस्टेब्लिश करके उसको बेचती थी। तो वो यहीं पर बात आ गई कि वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज आए। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हमारे देश में साल भर में कितना उत्पादन हो रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें,
डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत, मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी समझाया था जब मैं नेशनल इनकम पढ़ा रहा था, तो लो कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर था। वो लोग ये सोच रहे थे कि जो इंडिया की जीडीपी है वो बिल्कुल शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो अपने ब्रिटेन से मतलब है, हम अपने ब्रिटेन को ही आगे बढ़ाएंगे। तो उसका मतलब हुआ लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। वो लोग हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में कोई भी सहायता नहीं कर रहे थे। वो जितना सोच रहे थे कि हमें जितना इस देश को लूट सकूं उतना लूट के यहाँ से चला जाऊं। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का यहाँ पर मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर था वो कुछ एक सीमित चीज़ों पर ही अपना हाथ आजमा रहा था, जिससे अंग्रेज़ों को यानी ब्रिटिशर्स को उससे फ़ायदा मिले। उन्हें ये मतलब नहीं था कि दूसरी चीज़ों से इसको फ़ायदा मिले, जैसे कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना, रेलवे को, ट्रांसपोर्ट को सही करना। वो लोग जो पब्लिक सेक्टर था वो किस पर हाथ आजमा रहा था? इन चीज़ों पर, रेलवे को बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपोर्ट को सही करने के लिए, इन सब चीज़ों पर वो क्या कर रहा था? जोर दे रहा था। बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह पर वो ध्यान इतना नहीं दे रहा था, ना ही वो एग्रीकल्चर पर इतना ध्यान दे रहा था। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। जब हमारा देश गुलाम नहीं था तो उसके पहले हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा भी क्या करते थे? हमारे देश की हाथों से बनाई हुई चीज़ों को विश्व विख्यात करते थे। ठीक है, अब वो कैसे करते थे? वो लोग भी बाहर जाते थे। ठीक है, एक यहाँ पर एक पॉइंट बताना मैं आपको समझता हूँ कि बताना ज़रूरी भी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप मिला जब स्विस कैनल का एक जो रास्ता है जो इंडिया से डायरेक्ट ब्रिटेन की तरफ जा गया, उसको जब वो खोजा गया, वो हम आगे बात करेंगे फॉरेन सेक्टर में, हम लोग इसकी बात करेंगे फॉरेन सेक्टर में। तो जो सामान आ रहा था, जो जा रहा था, वो बड़े सुविधाजनक मिल गया। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। भैया राजा महाराजा तो थे, वो हमारे प्रोडक्ट को वर्ल्ड रेपुटेशन बना रहे थे। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो राजा महाराजा हो या आम जनता हो, सबको गुलाम बनाया। और गुलाम बनाने के बाद क्या करा गया? जो राजा महाराजा जो तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते थे, उन्होंने वो क्या कर लिया? अपनी तरफ लूट लिया। लूटने के बाद उसको अपने तरीके से चलाने लगे। तो ये तो बात हुई इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फॉरेन सेक्टर के बारे में। फॉरेन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैं भी इसको रफ कर दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, इसके पॉइंट भी मैं लिख दूंगा, मगर मैं थोड़ा सा फॉरेन के लिए आपको बता दूं। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? ऐसा ट्रेड जो हम विदेशों से करते हैं। फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार। तो अब मैं इसको यहाँ पर रफ कर किसके पॉइंट लिखूंगा? फॉरेन ट्रेड के पॉइंट लिखूंगा। फॉरेन ट्रेड, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉरेन ट्रेड, और उसके कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए। पुराने समय से लेकर हम लोग ये देखते थे कि हम लोग व्यापार करते थे। जब मुगल साम्राज्य था तब भी हम लोग व्यापार करते थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग व्यापार ना करें। मुगल साम्राज्य की बात भी छोड़िए, अगर हम लोग और पुरानी बात भी करें तो हम लोग पुराने समय से क्या करते थे? एक दूसरे देश से व्यापार करते थे। वो उसका और ही अलग कुछ मज़ा हुआ करता था। मगर ब्रिटिश जैसे ही आए, ब्रिटिशर्स आए या कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने क्या करा? हमारे इस फॉरेन ट्रेड को भी क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। उसके वॉल्यूम को कम कर दिया, यानी जो हम लोग सामान ज़्यादा भेज रहे थे या कम भेज रहे थे, उसकी पूरी तरीके से जो उसका स्ट्रक्चर था, उन्होंने क्या कर दिया? पूरे तरीके से चेंज कर दिया, जिसके कारण हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई? रुक सी गई। क्योंकि कोई एक सेक्टर नहीं होता है जो देश की जीडीपी को बढ़ाने में सहायक होता है। बहुत सारे सेक्टर होते हैं जो देश की जीडीपी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो फॉरेन ट्रेड ऐसा ट्रेड जो विदेशों में करा जाए। अच्छा, ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ क्या? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। इंडिया क्या हो गया? एक्सपोर्टर हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट का, यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का एक्सपोर्टर हो गया इंडिया, और इंपोर्टर हो गया फिनिश्ड गुड करने का। यानी कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, झेलना हम ही लोगों को पड़ रहा था। रॉ मटेरियल हमारे पास से ले गए,
अच्छा, उसमें भी डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी लगा रहे थे, भेदभावपूर्ण कर लगा रहे थे, और उसके बाद सामान जो भेज रहे थे वो भी अपनी मर्जी का भेज रहे थे, मशीन मेड प्रोडक्ट भेज रहे थे जिससे उनको फ़ायदा हो। यहाँ पर उनको एक मार्केट मिल गया था कि मार्केट पर हम बेचेंगे, और हमारी तो हुकूमत है, हम जैसे लोगों से कहेंगे उस तरीके से वो सामान बेचेंगे, ठीक है ना। दूसरा नुकसान किसको हुआ? हमारी कंट्री को हुआ। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली को मैं मतलब बोलता हूँ बापौती होना, यानी ब्रिटिशर्स की बापौती हो गई थी कि भैया नहीं, मैं ही राजा हूं, मैं ही सबको संभालूंगा। यानी अगर आप बात करें जब हमारा देश गुलाम था तो आधे से ज़्यादा चीज़ों पर उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आधे से ज़्यादा चीज़ों पर मेरा अधिकार है। उसके बाद जो चीज़ बच रही तो शायद पर्सिया वगैरह थी, जिसको हम लोग ईरान बोलते हैं, श्रीलंका हो गई, ठीक है ना। इन सब चीज़ों में वो ये कहता है ठीक है अब जितना बच रहा है वो हम इनके साथ व्यापार करेंगे। तो यार मोनोपोली मतलब बापौती चलाना, यानी अपनी अपनी चलाना। ब्रिटिश क्या करते थे? अपनी अपनी चलाते थे। कब? जब हमारा देश गुलाम था। स्विस कैनल के आने के बाद, तो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, 1869 में जब स्विस कैनल एक रास्ता मिल गया, समुद्र का रास्ता मिल गया जो डायरेक्ट इंडिया से ब्रिटेन सामान को लाने और ले जाने में सहायता मिल गया, तब तो उनका बिल्कुल जो छाती थी ना वो और चौड़ी हो गई कि नहीं अब तो हमें कोई रोकने वाला ही नहीं है, अब तो हम और अच्छे तरीके से बिजनेस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। फिर ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ एक निकासी कह सकते हैं, ड्रेन को हम लोग एक निकासी कहते हैं कि यार यहां से कोई निकलने का रास्ता। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि यार ब्रिटिशर्स के दूसरी कंट्री से भी क्या थे, जान पहचान थी, तो वो लोग जो बिजनेस कर रहे थे वो दूसरे देशों में भी कर रहे थे। उन्हें दूसरे देश में भी क्या करना पड़ रहा था? ज़्यादा से ज़्यादा सामान को एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे? वो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट सरप्लस प्राइमरी प्रोडक्ट को, यानी रॉ मटेरियल को यहाँ से वहाँ भेज रहे थे। और उसके पीछे का कारण था कि शायद जैसे युद्ध हो रहा है, ब्रिटिशर्स का किसी से युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध के लिए आप उनको बंदूकें, गोला बारूद वगैरह की ज़रूरत होती थी। उसका उनके जो दूसरे ऑफिसेज दूसरी जगह पर हैं, जैसे इंडिया में जो उनके ऑफिसेज इस्टेब्लिश थे, उनका खर्चा चलाने के लिए, सिपाहियों के खर्चे चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का खर्चा निकालने के लिए वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ से एक्सपोर्ट सरप्लस कर रहे थे, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट कर रहे थे दूसरी कंट्री में, कि उन्हें क्या करना है, ये जो एक्सपेंसेस हैं उनकी क्या करना है, खर्चों को पूरा करना है, उनके भुगतान करना है। उसके लिए वो लोग क्या कर रहे थे? इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इसके एक चीज़, मैंने स्विस कैनल की बात बताई आपको, तो स्विस कैनल के आने से जो पहले क्या होता था, अफ्रीका बीच में पड़ता था, तो अफ्रीका भी कर लेता था। मगर जब वो डायरेक्ट एक कैनल मिल गया हम लोगों को, ठीक है, जो रास्ता मिल गया इंडिया से ब्रिटेन के लिए, तो वो हमारा जो अफ्रीका पड़ता था उससे भी हमारा जो कांटेक्ट था वो टूट गया, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ी सी चैप्टर में इसका एक पार्ट और बचेगा, वो मैं एक पार्ट आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें आपको फीचर बताऊंगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक वगैरह की चीज़ें के बारे में, डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में भी बताऊंगा। तो वो चीज़ मैं शायद आपको अगली वीडियो में बताऊं। चलिए आज की वीडियो की लास्ट बात करते हैं हम लोग, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। 5 पॉइंट लिखे हुए, बड़े आसान से पॉइंट हैं। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। पहले क्या करते थे, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो अपने तक सीमित था, यानी जब देश हमारा गुलाम नहीं था तो सीमित था कि यार हमें अपना खाना है, अपना फसल उगानी है, अपना खाना है, बस उससे और ज़्यादा मतलब नहीं था। मगर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने क्या करा, इसको एक अलग दिशा दी। क्या दिया? एक अलग दिशा दी, जिससे वो लोग क्या कर रहे थे, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी आप फसल उगाओ, मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकेगा, यानी उन्होंने एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज्ड कर दिया था, व्यापारीकरण कर दिया था, जो केवल पहले अपने तक ही सीमित था। क्या था? अपने तक ही सीमित था। अब उसको क्या कर दिया था इन लोगों ने? कॉमर्शलाइज्ड कर दिया था। तो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो हम लोग कह सकते हैं कि अब एग्रीकल्चर एक हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है,
ठीक है, मैं ब्रिटिशर्स नहीं हूँ, आप सोचो कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, ये तो बुक का एक टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज्ड कर दिया। तो इस तरीके से भी उन्होंने हेल्प करी कि आज हमारे देश में देखते हैं कि हम लोग जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है वो एग्रीकल्चर के द्वारा ही आता है, और एग्रीकल्चर से क्या होता है कि किसानों का भी, हमारा जो पेट है वो हमसे बंधा हुआ है और हमारा पेट उनसे बंधा हुआ है। जो वो रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड कराएंगे, हम उसको पेमेंट करेंगे, तो उनका भी घर बार चलेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, पहले ये नहीं था, जब हमारा देश गुलाम था उसके पहले नहीं था, मगर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया कि हमारी एग्रीकल्चर को उन्होंने क्या कर दिया, कॉमर्शलाइज्ड कर दिया। बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे वगैरह जो है हमारे देश में वो उन्हीं की देन है। वो इसलिए लाए, वो लोग ट्रांसपोर्ट को उन्होंने इतना और अच्छा इसलिए भी करा क्योंकि बहुत सारी जगह पर उनकी जो सेना थी वो अलग अलग टुकड़ियों में डिवाइड थी, तो वहाँ तक सामान पहुँचाना है। अब सामान पहुँचाने में देरी हो रही, सामान खराब हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, अब वो लोग तो पहले से ही विकसित थे, तो उन्होंने सोचा कि यार अगर देश इधर पे अगर अपने आप को स्थापित करना है सही से, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को सही तरीके से सुधारना पड़ेगा। तो जो आज हमारे पास बसें हैं या रेलवे वगैरह जो हैं, जो उन्होंने शुरुआत करी, मगर आज हम लोग कहते हैं कि हमारे देश की सरकारों ने बहुत अच्छा काम करा, जो हमारे देश में इतने अच्छे तरीके से रेलवे वगैरह और हमारे बसेस वगैरह बहुत अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म कर रही हैं। मगर जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उन्होंने करा, हम लोग दरकिनार तो नहीं कर सकते कि ब्रिटिशर्स ने ये कंट्रीब्यूशन नहीं करा, ये रेलवे वगैरह ब्रिटिशर्स के समय पर नहीं है, तो हम लोग ये दरकिनार इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है, अच्छे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वो उन्होंने शुरू करी कि हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जिससे सामान भी खराब ना हो और हमारे जो साथी लोग हैं, उनके ब्रिटिशर्स के जो साथी लोग हैं, उन तक भी सामान पहुंच जाए। आज हम लोग भी तो देख रहे हैं कि रेलवे वगैरह की वजह से जो प्रवासी मजदूर वगैरह थे वो अपने घर तो पहुंच सक रहे हैं। कितना अच्छा गवर्नमेंट कर रही है कि यार प्रवासी मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही है। रेलवे है, सपोज दैट इमेजिन करिए अगर ये रेलवे नहीं होता, फिर बसेस नहीं होती, फिर तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती थी ना। तो ये थोड़ा बहुत जो चीज़ है वो उन्हीं की बदौलत है। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, पहले क्या था, बार्टर सिस्टम चला करता था, आप मुझे सामान दो मैं आपको सामान दूंगा, ठीक है, आप मुझे पेस्ट्री दो मैं आपको गार्लिक ब्रेड दूंगा। अभी नहीं, बाहर का भी इग्नोर करते हैं, बाद में अपन लोग ये एक्सचेंज कर लेंगे, बार्टर सिस्टम कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी होना चाहिए बार्टर सिस्टम में, कि जो मुझे चाहिए है वही आप मुझे दे रहे हो और मैं आपको वही चीज़ दे रहा हूँ जो आपको चाहिए है। तो जो हम लोग बात करें यहाँ पर इकोनॉमी यानी पैसों की अर्थव्यवस्था को शुरू करने का सारा दारोमदार जो जाता है ब्रिटिशर्स की तरफ जाता है, क्योंकि उन लोगों ने हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको भी कॉमर्शलाइज्ड करा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको भी क्या करा, उन्होंने कॉमर्शलाइज्ड करा ही करा। अगर हम लोग कॉमर्शलाइज बात करें तो यहाँ की जो बनाए हुए सामान थे वो अपने विदेश में ले जाकर कर रहे थे, तो उन्होंने जो करेंसी वगैरह है, जो पैसे वगैरह हैं, तो वो जो चीज़ है वो उन्होंने उस चीज़ की शुरुआत करी। उससे पहले जो था हमारा क्या था, चला करता था बार्टर सिस्टम चला करता था, आप मुझे सामान दीजिए मैं आपको दूसरे उसके बदले में जो आपको चाहिए है वो मैं आपको सामान दूंगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन करना है इफेक्टिव प्रभावशाली तरीके से, अगर किसी कंट्री में इतनी काबिलियत नहीं होती तो वो 200 साल शासन नहीं करती। यानी जो शासन करा है उन्होंने, यानी जो अपने लोगों को सही तरीके से मैनेज करा है। हम लोग मैनेजमेंट में भी देखते हैं कि अगर आपके पास इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे हो, तो क्या होगा, आप अपनी बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। अगर हम लोग देखें, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश का जो नेतृत्व है वो इतने अच्छे तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होता तो वो क्या कंट्री को अच्छी तरीके से चला पाते, नहीं चला पाते। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन करना सिखाया या जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे वो बेटर तरीके से ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को सिखाया या एक कंट्रीब्यूशन ही करा कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ पर शासन करना चाहिए, वो उसको किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कब कहाँ कौन सी चीज़ों को लागू करना है, कब कहाँ से कौन सी चीज़ों को निकालना है। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही आती हैं।
चेक ऑफ फेमिनीज, ऐसा तो है नहीं जब हमारा देश गुलाम था तो सभी जगह की रोडें बन गई थी, सभी जगह सब अच्छा था, नहीं था बेटा, ऐसा नहीं था। यहाँ पर चेक ऑन फैमिलीज़ का मतलब है कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा था तो हमारे देश में सामान उन जगह तक भी पहुँच रहा था जहाँ तक सामान पहले नहीं पहुँच पाता था। यानी मतलब समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले बहुत जब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सही तरीके से नहीं थी तो जो प्रभावित इलाके हैं जहाँ बाढ़ ज़्यादा हो गई वहाँ तक सामान नहीं पहुँच पा रहा है, सूखा हो गया वहाँ तक सामान नहीं पहुँच पा रहा है, शायद ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के कारण। मगर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जब हुई तो जब हमारा प्रगति करने लगा, हम तो नहीं, ब्रिटिशर्स ने जब उनके जो हम लोग कह सकते हैं कि साथी वगैरह थे, जो उनकी टुकड़ियाँ थीं वो अलग अलग जगह थीं क्योंकि शासन करना था पूरे देश में, तो उन्होंने अपनी टुकड़ियों को अलग अलग जगह भेजा। तो उन तक सामान सही तरीके से, फूड फैसिलिटी सही तरीके से प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने क्या करा, ट्रांसपोर्ट को और अच्छी तरीके से विकसित करा ताकि वहाँ पर भी सामान पहुँच सके जहाँ तक सामान नहीं पहुँच पा रहा था। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, फॉरेन सेक्टर के बारे में और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में। अब ये मत बिल्कुल समझिएगा कि मैं ब्रिटिशर्स की तारीफ कर रहा था, ये तो जो पॉइंट है वो मैं समझा रहा था आपको। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको कहीं पे भी कमी लग रही है तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को सही करूँगा। मगर मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यही चीज़ जो है वो मुझे मोटिवेशन देगी तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने इमरान सर को। नमस्ते, सलाम, खुदा हाफिज़।